संघर्ष ही जिंदगी है बेटे, संघर्ष ही जिंदगी, मेहनत करो मेहनत। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंपास स्टार्ट हो गया। जब क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा और क्षैतिज लोकेशन ज्ञात करने के लिए दूरी के साथ साथ दिशा और कोण को भी मापा जाता है। जब क्षेत्र में सर्वेक्षण रेखाओं की दिशा और क्षैतिज लोकेशन ज्ञात करने के लिए दूरी के साथ साथ एंगल भी मापना पड़ता है ना, उस तब यूज़ करते हैं कंपास सर्वे। उसे ही कंपास सर्वे कहते हैं। और कंपास सर्वे में दूरी मापी जाती है, साथ में एंगल भी मापा जाता है। कंपास सर्वे में किस प्रकार का कंपास प्रयोग होता है? चुंबकीय कंपास के प्रकार दो होते हैं, दिशा मापने वाले उपकरण और कोण मापने वाले उपकरण। ठीक है, कंपास के प्रकार दो होते हैं, और दिशा मापने वाले उपकरण कौन से होते हैं और कोण मापने वाले उपकरण कौन से, देख लेते हैं। देखो, सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास है, ये मापते हैं दिशा को मापते हैं। और कोण मापने वाले कौन से उपकरण होते हैं? सेक्सटेंट और थियोडोलाइट कोण एंगल मापते हैं, और सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास दिशा मापते हैं। कंपास सर्वेइंग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रैवर्सिंग। सर्वेयर कंपास में किस प्रकार की चुंबकीय सुई होती है? सर्वेयर कंपास में आगे से नुकीली एज बार टाइप की, देख लो चित्र में, एज बार टाइप की आगे से नुकीली होती है सुई, तथा यह पॉइंटर में संकेतक का कार्य करती है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक कंपास में किस प्रकार की चुंबकीय सुई लगी होती है? तो प्रिज्मेटिक कंपास में चौड़े पट्टी की बनी होती है, यह पॉइंटर का काम नहीं करती, याद रखना। इसका चित्र यह है, देख लो। प्रिज्मेटिक कंपास में चौड़ी पट्टी की बनी होती है चुंबकीय सुई, और ये पॉइंटर का काम नहीं करती। नेक्स्ट, सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग कंपास के बक्से से स्थायी रूप से जुड़ी रहती है, जो वेदिकाओं के साथ घूमती है। हाँ, सही बात है। सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो कंपास के बक्से से स्थायी रूप से जुड़ी रहती है और घूमती नहीं है। सर्वेयर कंपास की बात हो रही है। जो रिंग होती है ना, कंपास के बक्से से स्थायी रूप से जुड़ी रहती है। नेक्स्ट, और प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग बक्से से जुड़ी न होकर चुंबकीय सुई के साथ जुड़ी रहती है, जो वेदिकाओं के साथ नहीं घूमती है। बिल्कुल सही है, दोनों में समझो अंतर। ये सर्वेयर कंपास है, ये प्रिज्मेटिक कंपास है। इस सर्वेयर कंपास में जो रिंग होती है ना, वो बक्से से स्थायी रूप से जुड़ी रहती है और घूमती भी रहती है। और प्रिज्मेटिक कंपास में जो रिंग होती है वो जुड़ी नहीं होती है और ना ही घूमती है। खत्म कहानी। सर्वेयर कंपास में चक्री पर निशान कैसे खुदे होते हैं? सीधे। सर्वेयर कंपास में चक्री पर निशान सीधे खुदे रहते हैं, और प्रिज्मेटिक कंपास में चक्री पर निशान उल्टे, प्रिज्मेटिक में उल्टे। सर्वेयर कंपास पर कितने डिग्री का एंगल बना होता है? सर्वेयर कंपास पर कितने डिग्री का एंगल बना होता है? 0 से 90 तक। मतलब चतुर्थांश दिक्मान प्रणाली में, क्वाड्रेंटल सिस्टम में 0 से 90 तक का एंगल बना होता है सर्वेयर कंपास में। और प्रिज्मेटिक कंपास में 0 से 360 तक का एंगल बना होता है, वो भी होल सर्किल बेयरिंग में। फिर प्रिज्मेटिक कंपास तो होल सर्किल बेयरिंग पर आधारित है, और सर्वेयर कंपास क्वाड्रेंटल बेयरिंग पर आधारित है। ये चित्र है सर्वेयर कंपास का, देख लो। 0 से 90 तक होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्थ 0, साउथ 0, ईस्ट और वेस्ट 90 का होता है सर्वेयर में। प्रिज्मेटिक में यहाँ से 0 होता है साउथ में, इसके बाद इधर चलते हैं, वेस्ट में 90, फिर 180, 170। सर्वेयर कंपास में आई विंस कैसी लगी होती है? पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री के रूप में। सर्वेयर कंपास में आई विंस लगी रहती हैं पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री के रूप में। प्रिज्मेटिक कंपास में आई विंस के साथ क्या लगा होता है? प्रिज्म। भाई, सर्वेयर कंपास में तो आई विंस लगी रहती है पतली ऊर्ध्वाधर झिर्री के रूप में, और प्रिज्मेटिक कंपास में आई विंस के साथ प्रिज्म लगा रहता है, प्रिज्म। नेक्स्ट, लक्ष्य भेदन तथा पठन दोनों कार्य एक स्थिति में तथा एक साथ संपन्न की जा सकती है। किसमें? प्रिज्मेटिक कंपास में। दोनों काम साथ साथ होते हैं, लक्ष्य भेदन और पढ़ना, दोनों कार्य एक साथ किए जाते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। सर्वेयर कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? सर्वेयर कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के सबसे पहले करते हैं सेंटरिंग, फिर लेवलिंग। और प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है? प्रिज्मेटिक कंपास का टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? सेंटरिंग और लेवलिंग, दोनों का सेम है, चाहे सर्वेयर कंपास हो चाहे प्रिज्मेटिक हो, दोनों में टेम्परेरी एडजस्टमेंट
में सबसे पहले सेंटरिंग करते हैं, बाद में लेवलिंग करते हैं। और प्रिज्मेटिक वाले में 3rd नंबर पर फोकसिंग भी करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्मेटिक कंपास का टेम्परेरी अरेंजमेंट कैसे करते हैं? सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। सर्वेयर कंपास का लिस्ट काउंट 15, प्रिज्मेटिक कंपास का लिस्ट काउंट 30। सर्वेयर कंपास से कैसे कार्य किया जाता है? ट्राइपॉड पर कसकर। सर्वेयर कंपास से ट्राइपॉड पर कसकर काम करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास से कैसे काम करते हैं? उपकरण को हाथ में पकड़कर अथवा ट्राइपॉड पर कसकर कार्य किया जाता है। प्रिज्मेटिक कंपास दोनों तरह से काम कर सकते हैं, हाथ में लेकर भी और ट्राइपॉड पर कस के भी। वह रेफरेंस दिशा या संदर्भ दिशा जिसके संदर्भ में किसी रेखा की दिशा ज्ञात की जाती है उसे कहते हैं मेरिडियन या यामोत्तर। वह संदर्भ दिशा जिसके संदर्भ में किसी रेखा की दिशा ज्ञात की जाती है, किसी रेखा की दिशा ज्ञात की जाती है उसे मेरिडियन कहते हैं, यामोत्तर कहते हैं। मेरिडियन मापने की दिशा क्लॉकवाइज होती है, याद रखना। मेरिडियन हमेशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज मापते हैं। नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन क्या होता है? देखो, यह भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, मतलब ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली रेखा होती है। इसे खगोलीय प्रेक्षण द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। ये वाली होती है, ये वाली ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ वाली रेखा, ये वाली जो है इसे ट्रू मेरिडियन कहते हैं और इसे खगोलीय प्रेक्षण द्वारा स्थापित किया जाता है। यहाँ देखो, ट्रू मेरिडियन ध्रुवों पर सिकुड़ती है, भूमध्य रेखा पर फैलती है, ठीक, लेकिन इन्हें प्लेन सर्वे के लिए पैरेलल माना जाता है। याद रखना, ट्रू मेरिडियन ध्रुवों पर सिकुड़ती है, भूमध्य रेखा पर फैलती है और प्लेन टेबल में इसको पैरेलल माना जाता है। नेक्स्ट, ट्रू मेरिडियन का दूसरा नाम होता है जियोग्राफिकल मेरिडियन या भौगोलिक यादमोत्तर। मैंने बताया था ना, ट्रू मेरिडियन क्या बोलते हैं? भौगोलिक यादमोत्तर या जियोलॉजिकल मेरिडियन। नेक्स्ट, किसी बिंदु पर एक चुंबकीय सुई पूर्णतः एवं मुक्त अवस्था में लटकाने पर जो दिशा बताती है उसे कहते हैं चुंबकीय यादमोत्तर। क्योंकि जब सुई को लटका दो ना तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा उधर वो घूम जाती है, ठीक है ना। तो अगर फ्रीडम से लटका दोगे उस चुंबकीय सुई को तो वो जिस दिशा में घूमेगी उसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन को किसके द्वारा मापते हैं? इसको मापते हैं चुंबकीय कंपास से, मैग्नेटिक कंपास से। ऐसे मेरिडियन जिसे किसी स्वैच्छिक दिशा को मापने के लिए रेफरेंस मानते हैं उसे कहते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन या स्वैच्छिक यादमोत्तर। इफ़ ए मेरिडियन लाइज पैरेलल ऑफ द सेंट्रल ट्रू मेरिडियन फॉर ए स्पेसिफाइड एरिया दैट इज कवर्ड बाय ए प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसे कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। इफ़ ए मेरिडियन लाइज पैरेलल ऑफ द सेंट्रल ट्रू मेरिडियन, इतना पढ़ लेना बस। इफ़ एक मेरिडियन लाई करती है सेंटर ट्रू मेरिडियन के पैरेलल में किसी एरिया के लिए, ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्रिड मेरिडियन। तो देख लेना इसको अच्छे से यार, इसे देखना पड़ेगा, छोड़ देना इसको, देख लेंगे उसमें, ठीक है, उसको नोट्स में देख लेंगे। किसी रेखा का किसी मेरिडियन के सापेक्ष क्षैतिज कोण बियरिंग कहलाता है भाई। कोई रेखा है वो किसी मेरिडियन से कुछ क्षैतिज कोण बना रही है, उसे कहते हैं बियरिंग। किसी रेखा का किसी मेरिडियन के सापेक्ष क्षैतिज कोण बियरिंग या दिक्मान कहलाता है। बियरिंग के 4 प्रकार होते हैं: ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्ररी बियरिंग। बियरिंग के पूछे कितने प्रकार होते हैं? 2 मत लगा देना, फोर बियरिंग, बैक बियरिंग नहीं। बियरिंग के 4 प्रकार होते हैं: ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड और आर्बिट्ररी बियरिंग। अब देखो, ट्रू मेरिडियन के सापेक्ष बनने वाले क्षैतिज कोण को या दिक्मान को ट्रू बियरिंग कहते हैं। भाई ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बनेगा वो ट्रू बियरिंग हो जाएगा। ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है? मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ट्रू बियरिंग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आता है क्वेश्चन पेपर में दे रखा होगा। मैग्नेटिक बियरिंग की वैल्यू दे रखी होगी और ट्रू बियरिंग पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? ट्रू बियरिंग बराबर होता है मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस दिक्पात या डिक्लिनेशन। पूर्वी ईस्ट डिक्लिनेशन है तो पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं और वेस्टर्न डिक्लिनेशन है तो नेगेटिव चिन्ह लेंगे। कौन सा दिक्मान या कौन सा बियरिंग हमेशा फिक्स रहता है? तो ट्रू बियरिंग हमेशा फिक्स रहता है। ट्रू बियरिंग का नाम एजीमुथ, ट्रू बियरिंग को एजीमुथ भी कहते हैं।
ट्रू बियरिंग हमेशा मापा जाता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। किधर? उत्तर से दक्षिण। जियोडेटिक सर्वे में कौन से दिक्मान लिए जाते हैं? जियोडेटिक सर्वे में ट्रू बियरिंग ली जाती है। नेक्स्ट, अब कह रहा है चुंबकीय मेरिडियन और किसी रेखा के बीच बनने वाले क्षैतिज कोण को मैग्नेटिक बियरिंग या चुंबकीय बियरिंग कहते हैं। भाई यहाँ पे होता, यहाँ अगर ट्रू मेरिडियन होता, ट्रू मेरिडियन और किसी रेखा के बीच बनने वाले क्षैतिज कोण को, तो उसे क्या कहते? ट्रू बियरिंग कहते हैं। यहाँ पे कौन सा है? मैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी रेखा के बीच बनने वाले एंगल को मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। प्लेन सर्वे में कौन सी बियरिंग ली जाती है? प्लेन सर्वे में चुंबकीय बियरिंग ली जाती है, मैग्नेटिक बियरिंग ली जाती है। ग्रिड मेरिडियन के सापेक्ष बनने वाले कोण को ग्रिड बियरिंग कहते हैं, सिंपल। अब देखो स्वैच्छिक दिक्मान, आर्बिट्री बियरिंग। आर्बिट्री बियरिंग उसको कहते हैं, क्या होता है? स्वैच्छिक मेरिडियन तथा सर्वेक्षण रेखा के बीच बनने वाले एंगल को स्वैच्छिक बियरिंग कहते हैं, सिंपल। इस प्रणाली में किसी रेखा का बियरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ में मापा जाता है, उसे कहते हैं होल सर्किल बियरिंग। भाई सिंपल सी बात है। इस प्रणाली में किसी रेखा का बियरिंग मैग्नेटिक नॉर्थ से, मतलब उत्तर से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ से, हर बियरिंग को यहीं से नापेंगे, हर बियरिंग को यहीं से नापेंगे नॉर्थ से, उसे कहते हैं होल सर्किल बियरिंग। इस प्रणाली में रेखा की बियरिंग नॉर्थ अथवा साउथ दिशा जो भी पास हो, ठीक, से ईस्ट और वेस्ट दिशा में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। तो तुम जानती हो उसको, तो क्वाड्रेंटल या रेड्यूस बियरिंग कहते हैं। भाई ये होती है, लेकिन नापेंगे नॉर्थ साउथ से ही, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर। ये होता है रेड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग। होल सर्किल बियरिंग में एंगल 0 से 360 होता है। रेड्यूस बियरिंग में एंगल क्या होता है? इस प्रणाली में किसी भी रेखा का दिक्मान 90 डिग्री से अधिक नहीं हो सकता। सही बात है। नेक्स्ट, करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का लैटिट्यूड का करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? L अपॉन सिग्मा L इंटू EL, ठीक है। अब करेक्शन इन डिपार्चर, किसी भी लाइन का डिपार्चर का फॉर्मूला क्या होता है करेक्शन का? L अपॉन EL इंटू ED, ठीक है। भाई लैटिट्यूड का पूछा है तो यहाँ EL आ जाएगा, यहाँ डिपार्चर तो ED हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। यह विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर कोण को बहुत एक्यूरेसी से नापा जाता है तथा संशोधन केवल रेखीय लंबाई में ही की जाती है तथा इसमें बियरिंग लाइन को बदला नहीं जाता, उसे कहते हैं एक्सिस मेथड। ध्यान सुनना, यह विधि वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर कोण को बहुत एक्यूरेसी से मापा जाता है तथा करेक्शन केवल रेखीय लंबाई में ही की जाता है तथा इसके बियरिंग लाइन्स को बदला नहीं जाता, उसे एक्सिस मेथड कहते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है करेक्शन टू एनी लेंथ, किसी भी लंबाई का करेक्शन कैसे करते हैं? तो दैट लेंथ, जो लाइन दे रखी, दो लंबाई दे रखी है वो, इंटू 1/2 क्लोजिंग एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस। एक्सिस मेथड में किसी भी लेंथ का करेक्शन कैसे करते हैं? तो हो जाएगा दैट लेंथ इंटू हाफ क्लोजिंग एरर बट्टा लेंथ ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट, यह विधि रफ सर्वेक्षण कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है, तो ग्राफिकल मेथड है भाई। रफ सर्वे कार्यों के लिए कौन सी विधि है? ग्राफिकल मेथड। अब देखो लेंथ ऑफ ट्रेवर्स लाइन, ट्रेवर्स लाइन की लंबाई क्या कैसे निकालते हैं? अंडरवुड में लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। नेक्स्ट, सर्वेक्षण रेखा आगे की रेखा, सर्वेक्षण रेखा आगे की रेखा प्रोसीडिंग लाइन के साथ जो कोण बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। भाई सर्वेक्षण रेखा आगे की रेखा के साथ, जिसको हम प्रोसीडिंग लाइन कहते हैं, इसके साथ जो एंगल बनाती है उसे विचलन कोण कहते हैं। क्लोज ट्रेवर्स में समस्त विचलन कोणों का योग 360 होता है। किसी रेखा पर विचलन कोण क्या होता है? तो अग्र रेखा का अग्रदिक्मान माइनस पश्च रेखा का अग्रदिक्मान। किसी रेखा का विचलन कोण कैसे निकालते हैं? अग्र रेखा का, मतलब फोर साइड का अग्र रेखा का अग्रदिक्मान माइनस पश्च रेखा का भी अग्रदिक्मान। अब देखेंगे चेन सर्वे। देखो चेन सर्वे में लेते हैं, क्या लेते हैं? केवल रैखिक माप, केवल रेखीय माप लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट लेते हैं जरीव सर्वेक्षण में। छोटे क्षेत्रों एवं साधारण कार्यों में किस प्रकार का सर्वे करते हैं?
जरीब सर्वे उच्च परिशुद्धता के लिए चेन की तुलना में किसका यूज़ करते हैं? फीता का। जरीब सर्वेक्षण का प्रिंसिपल क्या होता है? ट्रायंगुलेशन, मतलब क्षेत्र को त्रिभुजों में बांटना। वेल कंडीशनल ट्रायंगल जो होता है उसका एंगल 30 डिग्री से 120 के बीच में होता है। नेक्स्ट, मेन सर्वे लाइन क्या होती है? देखो, मुख्य स्टेशन को जोड़ने वाली रेखा तथा क्षेत्र की सीमाओं को कवर करने वाली रेखा को मेन सर्वे लाइन कहते हैं। भाई क्षेत्र की सीमा को कवर करती है ये और मुख्य स्टेशनों को जोड़ती है, वही तो मेन सर्वे लाइन है। अब है बेस लाइन, पूरे सर्वेक्षण क्षेत्र को 2 बराबर भागों में बांटती है या जो मिडिल से गुजरती है, सबसे लंबी रेखा बेस लाइन कहलाती है। बेस लाइन को इनवार टेप से नापते हैं, किससे? इनवार टेप से। नेक्स्ट, अगर आधार रेखा या बेस लाइन दो हो जाए तो सर्वेक्षण में आधार रेखा को दर्शाते हैं क्रॉस से। किसी त्रिभुज के शीर्ष के विपरीत दिशा की भुजा के किसी बिंदु पर या त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य में लंबवत डाली जाती है। चेक लाइन या प्रूफ लाइन, ध्यान देना। किसी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत दिशा की भुजा के किसी बिंदु पर या त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य में लंबवत डाली जाती है। चेक लाइन या प्रूफ लाइन। जैसे बोल रहा है ना, देखो ये ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे ऐसे डाली जाती है चेक लाइन, ठीक है। जो सर्वेक्षण रेखा से दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया, घर हो गया, जो कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी डिटेलिंग्स प्राप्त करने के में कौन सी लाइन होती है? डिटेल्स बताता है टाई लाइन, जिसको हम सब्सिडी लाइन भी कहते हैं और एक्सिलरी लाइन भी कहते हैं, ठीक है। जो सर्वेक्षण रेखा से दूर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल बताता है, टाई लाइन, सब्सिडी लाइन, एक्सिलरी लाइन कहते हैं। चेन सर्वेइंग की प्रक्रिया, सबसे पहले क्या करते हैं चेन सर्वे में? रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टेशन का चुनाव। उसके बाद रनिंग ऑफ सर्वे लाइन, मतलब सर्वे लाइन डाल देते हैं। उसके बाद चेनिंग ऑफ सर्वे लाइन, चेन से सर्वे करते हैं। रिकॉग्नाइज हो गया, स्टेशन का चुनाव हो गया, ठीक है। सर्वे लाइन हमने रनिंग कर दी, डाल दी। उसके बाद हम चेन से काम कर रहे हैं, ठीक है, चेनिंग ये होता है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट, इस जरीब का यूज, क्या है यार, सो कहाँ से आ गया? इस जरीब का यूज फरलांग और मील में दूरी और एकड़ में एरिया में। देखो, इस जरीब का यूज फरलांग और मील में तो दूरी ज्ञात करते हैं और एकड़ में एरिया ज्ञात करते हैं, तो वो होती है घंटर चेन भाई एरिया को एकड़ में और दूरी को फरलांग और मील में ज्ञात करती है। 10 वर्ग घंटर चेन बराबर होता है 1 एकड़। 10 वर्ग घंटर चेन बराबर 1 एकड़। और 10 घंटर जरीब सिर्फ खाली वर्ग नहीं, सिर्फ घंटर है, तो 1 फरलांग होता है। और 80 घंटर जरीब में 1 मील। द्वारा देखो ऊपर से 10, अगर घंटर जरीब का तुमने स्क्वायर कर दिया 10 वर्ग तो 1 एकड़ हो जाता है। सिर्फ 10 घंटर जरीब है तो 1 फरलांग के बराबर। 80 घंटर जरीब 1 मील के बराबर होती है। इंजीनियर्स चेन क्या होती है? इसकी लंबाई 100 फुट होती है। कितनी? 100 फुट। और कड़ियाँ भी 100 ही होती हैं। हर कड़ी 1 फुट की होती है इंजीनियर्स चेन। और प्रत्येक 10 कड़ियों पर ना पीतल का छिल्ला लगा दिया जाता है। और मीट्रिक चेन में एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर और प्रत्येक मीटर पर 5 कड़ियाँ आती हैं। मीटर चेन में एक कड़ी की लंबाई तो 20 सेंटीमीटर है और प्रत्येक हर एक मीटर के बाद 5 कड़ियाँ उसमें आती हैं, मतलब 1 मीटर में 5 कड़ियाँ आती हैं। टल्ली के बीच अंतराल 5 मीटर रहता है, मतलब हर टल्ली के बीच में 5 मीटर का अंतराल रहेगा। पीतल की टल्ली। अब देखो 5 मीटर की जरीब है मान लो, तो 1 मीटर में 5 आती है ना, तो 25 हो गया। 5 मीटर की जरीब में 25 कड़ियाँ हो गई। 10 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर में 5 आती हैं। 10 हो गया, 10 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, 50 कड़ियाँ हो गई, ठीक। 20 मीटर की जरीब में 100 और 30 मीटर की जरीब में 150 हो लेंगे। स्टील बैंड और बैंड चेन क्या होता है? स्टील बैंड जो होता है ना भाई, उसकी लंबाई होती है 20 मीटर और 30 मीटर, ठीक है। इसकी चौड़ाई 12 से 16 mm और थिकनेस 0.3 से 0.6 mm होती है। शुद्ध पाठ्यांक के लिए जरीब की तुलना में
किसका यूज अच्छा माना जाता है? शुद्ध पाठ्यांक के लिए जरीब की तुलना में किसका यूज अच्छा माना जाता है? स्टील बैंड का। यह कपड़े का बना होता है जिस पर वार्निश चढ़ी रहती है और सरलता से नमी से प्रभावित होता है। क्लॉथ और लिनन टेप। इस टेप का यूज केवल रफ कार्य में करते हैं, तो क्लॉथ और लिनन टेप। इसकी चौड़ाई कितनी होती है क्लॉथ लिनन टेप की? 10 से 15 mm। देखो, जरीब कितने मोटे GI के तार से बनी होती है? तो 4 mm। हैंडल और जरीब के मध्य कौन सा जॉइंट होता है? फिरकी जॉइंट। जरीब की अभिकल्पित लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? दोनों हैंडल के बाहर से बाहर। दो कड़ियों के बीच जोड़ ओवल या अंडाकार एवं एक वृत्ताकार रिंग से मिलकर बनता है। दो कड़ियों के बीच का जोड़ अंडाकार एवं एक वृत्ताकार रिंग से मिलकर बनता है। कड़ियों की सेंटर से सेंटर लंबाई या एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। अब पढ़ेंगे रेवेन्यू चेन, राजस्व जरीब। इसे पटवारी जरीब भी कहते हैं। यह कैडिस्ट्रल सर्वे में यूज होती है। इसमें कैडिस्ट्रल सर्वे। रेवेन्यू चेन की लंबाई 33 फुट और इसकी टोटल कड़ियाँ 16 होती हैं। 33 फुट लंबी, 16 कड़ियाँ होती हैं। एक कड़ी की लंबाई 2 सही 1/16 फुट होती है। खेतों का क्षेत्रफल एकड़ व बीघा में, ठीक है, याद करने के लिए रेवेन्यू चेन का प्रयोग करते हैं। रेवेन्यू चेन खेत का क्षेत्रफल को एकड़ में बीघा में ज्ञात करती है। 40 वर्ग रेवेन्यू चेन बराबर 1 एकड़ और 25 वर्ग रेवेन्यू चेन बराबर 1 बीघा। 25 वर्ग रेवेन्यू चेन में 1 बीघा होता है और 40 वर्ग रेवेन्यू चेन में 1 एकड़ होता है। गंटर चेन, इसको सर्वेयर चेन भी कहते हैं। क्या? सर्वेयर चेन। गंटर चेन की लंबाई होती है 66 फुट, मतलब 20.12 मीटर। एक लिंक की लंबाई 7.92 इंच या 0.66 फुट होती है। दोबारा देखो, गंटर चेन को सर्वेयर चेन कहते हैं। इसकी लंबाई 66 फुट होती है और 20.12 मीटर इसकी लंबाई मीटर में होती है। एक लिंक की लंबाई कितनी? 7.92 इंच या 0.66 फुट। नेक्स्ट, मेटालिक टेप या उच्च सामर्थ्य के सूती धागे के धातु के फाइबर जैसे पीतल या कॉपर के तार के साथ बनकर बनता है। पर मेटालिक टेप में धातु होगी ना, क्या क्या होगा इसमें? सूती सूती धागा होता है, ठीक है, उसमें फाइबर लगा रहता है, पीतल रहता है, कॉपर रहता है, इन सब से बनता है। और यह 20 से 30 मीटर की लंबाई में और 10 से 15 mm चौड़ाई में पाया जाता है मेटालिक टेप। मेटालिक टेप की लंबाई कितनी? 20-30 मीटर और चौड़ाई 10 से 15 mm। स्टील टेप, इसकी लेंथ 1 से 50 मीटर होती है, चौड़ाई 6 से 10 mm और मोटाई 0.15 से 0.2 और 0.4 अलग अलग रहता है। स्टील टेप की लंबाई 1 से 50 मीटर, चौड़ाई 6 से 10 mm और मोटाई होती है 0.15, 0.2 और 0.4 mm। यह स्टील का बना होता है जिसका यूज ज़्यादातर इंजीनियरिंग कार्यों में करते हैं, उसे बोलते हैं स्टील टेप। इनवार टेप जो है, इसमें स्टील होता है 64%, निकल होता है 36%। यह 30, 50 और 100 मीटर लंबाई मिलता है इनवार टेप और 6 mm चौड़ाई में पाया जाता है। इनवार टेप की चौड़ाई क्या है? 6 mm, लंबाई 30, 50, 100 मीटर। नेक्स्ट, इसका तापीय प्रसार गुणांक स्टील की तुलना में कम होता है। इसका तापीय प्रसार गुणांक स्टील की तुलना में कम होता है, इसलिए इस टेप द्वारा मापी गई दूरियां बहुत ही अधिक एक्यूरेट होती हैं। इसे इनवार टेप कहते हैं। टेप की एक्यूरेसी का घटता क्रम बताना है तो सबसे अच्छा है इनवार टेप, उससे कम स्टील टेप, फिर है मेटालिक, सबसे बेकार होता है क्लॉथ लिनन टेप। इनवार, स्टील, मेटालिक, क्लॉथ लिनन। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन चेनिंग, तो चेनिंग जब करते हैं ना तो उसमें डिग्री ऑफ एक्यूरेसी बतानी है। पहला पॉइंट है असम धरती, धरती सम नहीं है, उबड़ खाबड़ा है। असम धरती तथा साधारण, अगर आप असम धरती पर या साधारण पर्वतीय क्षेत्र में जरीब सर्वेक्षण कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो जाएगी 1/250 पर्वतीय क्षेत्रों में और असम धरती पर, ठीक। नेक्स्ट है चेन द्वारा, किसके द्वारा? चेन द्वारा औसत परिस्थितियों में किए गए कार्य के लिए 1/500 और स्टैंडर्ड चेन के द्वारा अगर कार्य कर रहे हैं तो 1/1000 और स्टील टेप के द्वारा कार्य कर रहे हैं तो 1/2000 से 1/20000।
द्वारा देखो, अगर स्टील टेप के द्वारा समतल धरातल पर कार्य किया जा रहा है तो वहाँ पर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, 2000 से 20,000 एक अनुपात, ठीक। और स्टैंडर्ड चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो 1:1000। सिर्फ नॉर्मल चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं तो 1:500। और असम धरती है और साधारण पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ बजरी मापन करें तो 1:250। नेक्स्ट, और अगर इनबार टेप के द्वारा समतल धरातल पर कार्य कर रहे हैं तो 1:20,000 से 1:1,00,000। किसी सर्वे रेखा के स्टेशन या टर्मिनल बिंदु की स्थिति चिह्नित करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैक्स का। किसी सर्वेक्षण रेखा के स्टेशन का या टर्मिनल बिंदु का को चिह्नित करने के लिए खूंटी पैक्स का प्रयोग करते हैं। पैक्स का साइज 25x25 या 30x30 mm होता है और लेंथ होती है 150 mm। खूंटी का 2/3 भाग अंदर धंसा रहता है, 1/3 भाग या 40 mm ऊपर निकला रहता है। एरो देखो, तीर, एरो का तीर तो कैसा होता है, ये होता है एरो। एरो क्या होता है, क्वेश्चन देखो, जब मापी जाने वाली रेखा की लंबाई एक चेन की लंबाई से अधिक है तो यूज करते हैं एरो का। जब मापी जाने वाली रेखा की लंबाई जो है एक चेन की लंबाई से भी अधिक है तो एरो का यूज़ करते हैं। एरो जो है मिनिमम, एरो की कम से कम टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 700 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एरो का व्यास 4 mm होता है। यह कठोर इस्पात के तार का बना होता है। इसकी लंबाई होती है एरो की 400 ± 5 mm और इसके लूप का डायमीटर होता है 50 mm। अब रेंजिंग रोड यह वृत्ताकार या ऑक्टागोनल शेप की होती है, चित्र में दिख रहा होगा आपको, झंडा लगा हुआ ऊपर। इसका यूज इंटरमीडिएट पॉइंट को स्थापित करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, इसे फ्लैग पोल या लाइनिंग रोड के नाम से भी जानते हैं, तो रेंजिंग रोड होती है। रेंजिंग रोड की विशिष्टियाँ किस IS कोड में बताई गई हैं, IS 2288। रेंजिंग रोड की लंबाई होती है 2 मीटर या 3 मीटर, ठीक है। इसका डायमीटर 30 mm होता है। रेंजिंग रोड कितनी दूरी तक दिखाई देती है, 200 मीटर तक। जब आरेखन बहुत अधिक दूरी तक करना हो तब रेंजिंग पोल का यूज़ करते हैं। जब आरेखन बहुत अधिक दूरी तक करना है तो रेंजिंग पोल का यूज़ करते हैं। रेंजिंग पोल की लंबाई 4 से 8 मीटर होती है, व्यास 6 से 10 mm होता है। यह हमको 400 से 500 मीटर तक दिखाई देता है, विजुअल होता है। रेंजिंग पोल की लंबाई 4 से 8 मीटर, व्यास 6 से 10 सेंटीमीटर और यह हमको 400 से 500 मीटर दूरी पर दिखाई देता है। ऑफसेट रोड देखो ऐसा होता है, झंडा नहीं होता इसमें। यह रेंजिंग रोड के समान होता है। इसके ऊपरी सिरे पर हुक लगा होता है जिससे जरीब को फंसाकर झाड़ियों से बाहर निकाला जाता है। किसी ऊंचे बिंदु का स्थिति धरातल पर ट्रांसफ़र करने के लिए हम प्लम बॉब का प्रयोग करते हैं। किसी ऊंचे बिंदु की स्थिति को धरातल पर ट्रांसफ़र करने के लिए प्लम बॉब का प्रयोग करते हैं। ढालू जमीन पर जरीब मापन करते समय तथा रेंजिंग रोड को ठीक वर्टिकल खड़ा करने के लिए किसके द्वारा जांच करते हैं, प्लम बॉब से। ढालू जमीन पर जरीब मापन करते समय तथा रेंजिंग रोड को ठीक वर्टिकल खड़ा करने में किसके द्वारा जांच करते हैं, प्लम बॉब से। प्लम बॉब का वजन कितना होता है, 2 न्यूटन से 5 न्यूटन। ऑफसेट क्या होता है, खसका क्या होता है, जरीब रेखा के दाएं बाएं स्थित बिंदुओं, आकृति जैसे भवन, सड़क आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जरीब रेखा से उसकी पार्श्व या लेटरल डिस्टेंस ली जाती है, उसे ऑफसेट कहते हैं। खसका जानते हो तुम आराम से। तिरछा खसका मतलब इसे समकोण खसका बोलते हैं। तिरछा खसका समकोण खसके से अच्छा होता है। स्मॉल ऑफसेट की लंबाई 15 मीटर से कम होती है, लॉन्ग ऑफसेट की लंबाई 15 मीटर से ज़्यादा होती है। किस खसके की एक्यूरेसी अच्छी होती है, छोटे खसके की एक्यूरेसी अच्छी होती है। यह जरीब के लंबवत मापी गई दूरी होती है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ऑफसेट, परपेंडिकुलर। जरीब रेखा के लंबवत मापी की दूरी परपेंडिकुलर ऑफसेट होती है। ऑब्लिक ऑफसेट क्या होता है, इसका लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट S/40। ये साफ फोटो नहीं है इसका यार, कुछ देखने में। अच्छा ड्राफ्टमैन कितनी लंबाई तक प्लॉट कर सकता है, 0.25 mm। वह बुक जिसमें जरीब सर्वेक्षण कार्य की रिकॉर्डिंग की जाती है, फीते का माप लिखा जाता है, दूरियां लिखी जाती हैं, फील्ड बुक होती है। अब देखो यहाँ समझने वाली चीज़ है, यहाँ बढ़ा रहा सामान्य जरीब सर्वेक्षण कार्य के लिए किस फील्ड बुक का प्रयोग करते हैं, डबल लाइन फील्ड बुक।
याद रखना फील्ड बुक का साइज होता है 20 × 12 सेंटीमीटर। और सामान्य बड़े क्षेत्र के लिए, किसके लिए? सामान्य बड़े क्षेत्र के लिए जहाँ अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होती है, सिंगल लाइन फील्ड बुक प्रयोग की जाती है।